नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के फोर्थ शिफ्ट जिसकी परीक्षा 10 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी, इस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, किसी भी लैंग्वेज वाले पेपर में, चाहे इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, संस्कृत की बात कर ले, उसमें 15 अंक के पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल इजी होते हैं। आपको पैराग्राफ पढ़ करके उसका उत्तर देना होता है। मेनली हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे जो 15 अंक का पेडागोजी आता है, क्योंकि अगर आपने पेडागोजी को मजबूत कर लिया तो आप इस संस्कृत के पेपर में 26, 27, 28 ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में तो उत्तर आपको आसानी से मिल ही जाएगा। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे पेडागोजी वाले सेक्शन पे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुभाषी कक्षा अस्ति, यानी कि बहुभाषी कक्षा किसे कहते हैं। तो बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि चूंकि बच्चों को, प्राइमरी स्तर के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है। अब एक ही कक्षा में अलग अलग मातृभाषा को बोलने वाले बालक हो सकते हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज जो मदर टंग है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी का कोई सरकारी विद्यालय है तो उसमें पंजाब का कोई बालक आया होगा तो उसकी मदर टंग क्या होगी, पंजाबी होगी। उड़ीसा से कोई बालक आया होगा तो उसकी मदर टंग क्या होगी, उड़िया होगी। इसी प्रकार से साउथ से कोई बालक आया होगा तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें महाराष्ट्र से कोई बालक आया हो तो उसकी मदर टंग मराठी हो सकती है। तो यहाँ पर सबकी मदर टंग अलग अलग है, लेकिन एज ए टीचर हमारी भी रिस्ट्रिक्शन है कि हम सभी भाषाओं को नहीं जान सकते। इसलिए बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे जो हैं उनको एटलीस्ट उनकी मदर टंग में बोलने का मौका दीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, और धीरे धीरे वह विद्यालय के संपर्क में आने पर वह विद्यालय की औपचारिक भाषा, जैसे कि अगर यूपी का स्कूल है तो औपचारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, तो वह धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज को सीखेंगे। बहुभाषिकता यही कहती है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य लैंग्वेजेज को वो सीखते हैं, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें। यहाँ पर बहुभाषिकता ये कतई भी नहीं कहता है कि सबकी मदर टंग को सीखे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भारत में जितने स्टेट हैं उतने स्टेट की सबकी मातृभाषा, सबकी आप देखेंगे कि मदर टंग अलग अलग है, सभी बच्चों का फर्स्ट लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। तो बच्चे कितने लैंग्वेज को सीखेंगे, तो ये लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि बहुभाषिकता ये कहता है कि बच्चे अपनी मदर टंग से शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रत्येक बच्चे का मदर टंग अलग अलग था, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी मदर टंग में पहले एक्सप्रेस करना सीखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बच्चा 6 साल का है और अभी तक वो केवल अपनी मातृभाषा के संपर्क में आया है तो जाहिर सी बात है दूसरी लैंग्वेज तो वो जानता नहीं होगा। विद्यालय की औपचारिक भाषा भी हो सकता है कि वो ना जाने, हो सकता है कि केवल वो भोजपुरी भाषा बोलना जानता होगा। तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे कि नहीं तुम इसी लैंग्वेज में बात करो, तो वो धीरे धीरे दब्बू बन जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, वो डर जाएगा। इसलिए बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चा जो कुछ भी लैंग्वेज जानता है, चाहे वो हिंदी के अलावा भोजपुरी ही क्यों ना बोल रहा हो, उसको भोजपुरी में ही बोलने का मौका दीजिए। धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से वो हिंदी सीखने लगेगा और अन्य टारगेट लैंग्वेज को बाद में सीखेगा। ये होता है बहुभाषिकता, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येकम शिक्षार्थी द्व्याधिकम भाषा जनाति। देखिए, द्या का मतलब क्या होता है, दो, और अधिकम का मतलब कि दो से अधिक भाषा को जानते हैं, ये कहा जा रहा है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता ये नहीं कहती है, बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपनी मदर टंग से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से औपचारिक भाषा सीखेंगे, उसके बाद अन्य लैंग्वेज को सीखेंगे। तो दो लैंग्वेज की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। चलिए तीसरा दिया गया है, शिक्षार्थिनः अनेकासु भाषासु पठन्ते, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो कई भाषाओं को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाषा पढ़ने की बात ही नहीं होती है बहुभाषिकता में। दूसरा देखिए, शिक्षिका शिक्षार्थिनाम भाषा जानन्ति, यानी कि जो शिक्षिका हैं, जो टीचर है, वो शिक्षार्थियों के भाषा को जानते हैं, उस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक स्टेट से आया हुआ बालक होगा तो उसकी मदर टंग अलग होगी। अब एज ए टीचर हम कितनी भाषाओं को सीख पाएंगे, ये हमारे लिए भी रिस्ट्रिक्शन है एज ए टीचर। इसलिए सभी बच्चों की मातृभाषा या फिर फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप बच्चों को मौका दीजिए कि वो अपनी मदर टंग में बोले। एज ए टीचर आप अपनी ही जो लैंग्वेज है, जैसे औपचारिक भाषा जो है विद्यालय की, उसमें बात करिए। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि बच्चा अपनी मदर टंग से शुरुआत किया, और जैसे जैसे वो टीचर को औपचारिक भाषा बोलते हुए सुनेगा तो वो औपचारिक भाषा सीखेगा, ठीक है। तो हमारा तो टारगेट यही है ना कि बच्चे जो अलग अलग स्टेज से आए हैं उनको एक लैंग्वेज में
सीखने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सभी बच्चे के बीच में जो लैंग्वेज का बैरियर है वो खत्म हो सके। क्योंकि मराठी बोलने वाला बालक उड़िया बोलने वाले को नहीं समझा सकता, उड़िया बोलने वाला तमिल से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सबका लैंग्वेज एक हो जाएगा, औपचारिक भाषा एक हो जाएगी, अगर सबका हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलने को आ जाएगा तो सब जाहिर सी बात है अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे बच्चे। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे स्टार्टिंग में तो उनकी मदर टंग में बोलने दीजिए, लेकिन उसके बाद वो औपचारिक लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम सभी बच्चों की मदर टंग की बात करेंगे, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी जो औपचारिक भाषा है, जैसे यूपी का स्कूल है तो हिंदी भाषा, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे, ना कि बच्चों की मदर टंग में बात करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है शिक्षार्थिनः प्रथम भाषाम वैविध्येन वदन्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षार्थी हैं वो कई प्रकार के फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। तो ये तो बात मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अलग अलग राज्य से आया हुआ बालक होगा तो उनकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर वैविध्येन का मतलब वैरायटी की बात की जा रही है, क्योंकि सभी बच्चे का मदर टंग अलग अलग होगा। यही इसी को तो वैरायटी बोलते हैं, कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना। यही ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षार्थिनः व्याकरणिका भियानमान सनः सनः पौनः पुण्येन च शिक्षयन्ते, यानी कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं वो जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उसको ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर सनह सनह की बात की जा रही है, धीरे धीरे उसको सीखते हैं और रिपीटेडली यानी कि बार बार उसको सीखते हैं। देखिए पुण्येन यानी कि पुनः वो बार बार उसको सीखते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। सर्वान व्याकरणिक नियमान एक दैव ज्ञानस्य अपेक्षाया सनय सनय व्याकरणिक नियमाः ज्ञात्वया, यानी कि उसके बाद से वह जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करते जाते हैं, एक बार में नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में करके वो उसको बार बार उसको रिपीट करके बार बार उसको पढ़ करके वो उसको अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एतत् शिक्षणम कथ्यते, यानी कि इस प्रकार का शिक्षण क्या कहलाता है। तो इस प्रकार के शिक्षण को अंग्रेजी में हम लोग स्पाइरल लर्निंग कहते हैं, स्पाइरल। ठीक है, जिसे हिंदी में वर्तुलाकार शिक्षणम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि वर्तुलाकार शिक्षण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो व्याकरण का नियम है, जो व्याकरण का संप्रत्यय है, उसको अचानक से पूरा एक साथ उसको नहीं बताया जाता है, बल्कि धीरे धीरे वह उस कॉन्सेप्ट को सीखेगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखेगा और बार बार देखिए पुनः उसको दोहराता रहेगा। वह पूरे नियम को एक बार सीखने के बजाय वह धीरे धीरे व्याकरण पर अपने एक तरीके से पकड़ को मजबूत करता जाएगा। तो इस प्रकार के शिक्षण को हम लोग वर्तुलाकार शिक्षण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पाइरल लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था पाठ्य पुस्तकस्य अवबोधन क्षमता तस्मात् सूचनानाम आहारम तस्य व्याख्यानाम च एतत् सर्व किम अस्ति। कहा यह जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक, देखिए क्या बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक अवबोधन की वह क्षमता, पाठ्य पुस्तक को समझने की वह क्षमता जिसमें बच्चा जो है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सूचना को ग्रहण कर लेता है। देखिए ग्रहण कर लेता है, तस्य व्याख्यानाम च, और उसकी व्याख्या कर लेता है। तो इस प्रकार के जो ये पूरा प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के पठन को हम लोग अवबोध पूर्वक पठन कहते हैं। अवबोध का मतलब जिसे बच्चा समझते हुए पढ़ रहा है। अब बच्चा उसका व्याख्या कब कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा गया तो उस कॉन्सेप्ट को आप कब व्याख्या, कब उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब उसको समझे रहेंगे। तो वहीं तो बोला जा रहा है ना कि बच्चा जो है वो उस लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करने की बच्चे में क्षमता है और वह उससे सूचना भी प्राप्त कर पा रहा है जो भी पढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करने में सक्षम है। तो इस प्रकार के पठन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के पठन को अवबोध पूर्वकम पठनम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है येन वाक् विकारेण एकमेव शब्दमस कृदुच्चारेण भाषा प्रवाह बाधितो भवति तदस्ति, यानी कि वाक्य का वह विकार, यानी बोलने का वह विकार जिसमें बालक शब्दों के उच्चारण में भाषा के प्रवाह में बाधित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वह एक ही शब्द का, देखिए शब्द श्रम, यानी एक ही शब्द का वो बार बार उच्चारण कर रहा है और उसमें वो अटक रहा है, जिसकी वजह से उसका जो भाषा बोलने का धारा प्रवाह है वो बाधित हो रही है, वो एक तरीके से
उससे प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार के विकार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के विकार को हम लोग, जैसे आप हकलाना बोलते हैं हिंदी में, जिसका मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द को बार बार बच्चा हकला करके उसी शब्द को बार बार रिपीट करता है, जिसे अंग्रेजी में स्टटरिंग बोलते हैं, और इसी को संस्कृत में वाग वैकल्यम बोलते हैं, वाग वैकल्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शब्द निर्माणम वैक्तिक ध्वनिभिः भवति तथा च शब्दानां विश्लेषणम अक्षर ध्वनि निस्तर पर्यंतम यद्वा ध्वनिग्रामस पर्यंतम कर्तु शक्यते इति अवधारणा अस्ति। यानी कि कहा यह जा रहा है कि शब्द निर्माण के प्रति बच्चे का वह अवेयरनेस जिसमें बच्चा जो है वो शब्द में से इंडिविजुअल यानी अलग अलग साउंड्स यानी अलग अलग ध्वनियों को, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्लेषण करके शब्द में से वह अलग अलग ध्वनियों को अलग कर पाता है। तो उस प्रकार की जो बच्चे की जो उसका क्या बोलते हैं अवेयरनेस है, उसे क्या बोलेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक शब्द है राम, अब बच्चे का वो अवेयरनेस कि इस राम शब्द में से वह अलग अलग ध्वनियों को निकाल पाता है, यानी अलग अलग ध्वनियों में इसे तोड़ पाता है। जैसे कि राम कैसे बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि पहले र, फिर र पर आ की मात्रा, फिर म से मिलकर के राम बना हुआ है। अगर इसको और तोड़ना चाहें तो र जो है यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वर के साथ है। अगर हम लोग इसको और तोड़ें तो ये स्वर रहित हो जाएगा, और अब इसमें अ मिलकर के पूरा र बना हुआ है, और आ तो अपने आप में स्वर है, तो इसको तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। और म जो है यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब ये स्वर के साथ है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये स्वर रहित होगा, और इसमें अ जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा ध्वनि का विग्रह हो गया। तो इस प्रकार से राम मिलकर के बना हुआ है। तो वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि शब्द निर्माण की वह अवेयरनेस, वह बच्चे की जागरूकता जिसमें बच्चा शब्द से शब्द का विश्लेषण करते हुए अलग अलग ध्वनियों में इसे तोड़ने की उसकी क्षमता होती है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग स्वनिमिक अवधारणा बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया स्वनिमिक अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधो अंकितेषु कथम गहन अध्ययन सह संबद्ध, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटेंसिव रीडिंग के बारे में सही है। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन अध्ययन। देखिए दो प्रकार से अध्ययन होता है, एक होता है विस्तृत अध्ययन, जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक है तो उसके बारे में मैं 10 किताबें पढ़ लूँ, इसे बोलेंगे विस्तृत अध्ययन। और दूसरा होता है गहन अध्ययन, उस टॉपिक को एक ही पेज पढ़ूँ मैं लेकिन इतना गहनता से पढ़ूँ, इतना डीपली पढ़ूँ कि उसके एक एक शब्दों का मैं अर्थ समझ पाऊँ, तो इसे बोलते हैं गहन अध्ययन। देखिए जो विस्तृत पठन है, जो विस्तृत पठन है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सभी का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ आप उसको पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गहन अध्ययन का मतलब कि आप उसका अर्थ समझते हुए पढ़ रहे हैं। गहन अध्ययन मतलब आप उसको डीपली उसका अर्थ समझते हुए पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के विकल्प को हमें ढूंढना है जो कि उस पूरे लेख के अर्थ की बात करेगा। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प में दिया गया, देखिए पाठ्यमानस्य पुस्तकस्य प्रत्येकम शब्दानाम अर्थ बोधनम पठनस्य उद्देश्यमस्ति, यानी कहा यह जा रहा है कि जो लेख है उस लेख के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, अर्थ समझने का जो उद्देश्य होता है यही गहन अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, का पद्धति इयम विश्वसिति यद विषय वस्तु अपेक्षायाः वाक्य निर्माणम अधिकम महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड ये विश्वास करता है कि विषय वस्तु यानी कंटेंट की अपेक्षा वाक्य का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। तो वाक्य का निर्माण आप कैसे करते हैं? किसी भी भाषा में, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा में वाक्य का निर्माण जो होगा वो हिंदी के व्याकरण के नियमों के अनुसार होगा। अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश में जो वाक्यों का निर्माण होगा, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो इसका एक स्ट्रक्चर है, ग्रामर के नियमों के अंतर्गत ही आपको बोलना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट बोलेंगे यानी आई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब बोलना पड़ेगा, आई जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको एम का यूज करना पड़ेगा,
और उसके बाद से खाना जो वर्ब है उसको लिखना पड़ेगा और उसका आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि ईटिंग हो जाएगा और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपको फूड लगाना होगा, यानी आई एम ईटिंग फूड। ये आपने कैसे तय किया कि इस शब्द के बाद यही शब्द आएगा? वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत आपने तय किया था। तो वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी पद्धति है ये है जो ये विश्वास करती है कि विषय वस्तु से ज्यादा वाक्य का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये व्याकरण अनुवाद पद्धति, देखिए इसी एक विकल्प में व्याकरण की बात की गई है, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज्यादा बच्चे के ग्रामर यानी कि उसके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा उसका रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि उपचारात्मकम शिक्षणम शिक्षण अधिगम कार्यक्रमस्य अभिन्न अंगमम अस्ति, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, जो रेमेडियल टीचिंग होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। एज ए टीचर जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो उस कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को जानने के बाद, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद उन दिक्कतों को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण कराया जाता है, और उसी पुनः शिक्षण को क्या बोलते हैं? रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है ना, ये अभिन्न अंग है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई कि रेमेडियल टीचिंग उसका अभिन्न अंग होगा। अब देखिए जो रीजन है वो क्या बताया जा रहा है? सुठुस्तया अनधिगतान विषयान पुनः पाठनाय उपचारात्मकम शिक्षणम भवति, यानी कि कहा यह जा रहा है कि देखिए जब बच्चा प्रॉपरली सीखा नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, सही से नहीं सीखा है, तो उस दौरान उसका पुनः जो टीचिंग कराया जाता है उसे ही रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, इसी को तो रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है और जो रीजन है इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। इस प्रकार का विकल्प कौन सा दिया गया? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है उभयम। उभयम का मतलब कि दोनों, ए तथा च आर, यानी ए और आर, यानी कि स्टेटमेंट और रीजन। देखिए स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, परंतु आर इति उचिता व्याख्या नास्ति, यानी कि जो आर है, रीजन है, वो ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पाठ्य पुस्तकेषु कथा यानी कि कहानी की बात की जा रही है, कविता यानी कि पोयम की बात की जा रही है, नाटकानी यानी कि प्ले की बात की जा रही है, तथा लेख कैर यानी कि जो लेखक हैं वो लिखते हैं, अपर प्रसंगाम सम्मिलिता भवन्ति एतादृशी सामग्री अस्माकं आवश्यकता भवति यतो ही, यानी कहा यह जा रहा है कि जो टेक्स्ट बुक होता है, जो किताब होता है, वह कहानियों को, पोएम्स को, नाटक को और अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग जो कि लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, जो अलग अलग प्रकार के लेख होते हैं, उनको शामिल किया जाता है किताबों में। तो इस प्रकार के मटेरियल को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस प्रकार क्यों शामिल किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये प्रमाणिक भाषा और स्वाभाविक भाषा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी प्रमाणिक और स्वाभाविक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है मुद्रित भाषायाः समृद्धम वातावरणम निर्मातु कतमा पद्धति सहायका अस्ति, यानी कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट किया जाता है। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है? तो भाषा को बच्चों को सिखाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कक्षा में वस्तुएं होती हैं उनको नाम लिख दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ है, तो बच्चा उसको देख करके समझ पाएगा कि हाँ ये वस्तु है और इसको ये कहा जाता है। या फिर आप देखेंगे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, तो वो जब कक्षा में जाते हैं तो दीवालों पर विभिन्न प्रकार के पेंटिंग बने रहते हैं या फिर दीवालों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स चार्ट पेपर के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि एक बड़ा सा सेब बना रहेगा, उसके आगे ए लिखा रहेगा, तो बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, अल्फ़ाबेट सिखाया जा रहा है ए के बारे में, लेकिन इसको किससे को रिलेट कर दिया गया? इस सेब से, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब इसी प्रकार से देखेंगे सी, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, इसके सामने एक बिल्ली बनी रहती है क्योंकि बच्चे ने अपने परिवेश में कभी ना कभी तो बिल्ली को देखा होगा, तो इससे को रिलेट करके बच्चा सी अल्फ़ाबेट
अल्फाबेट यानी भाषा को सीख रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि बच्चे के कक्षा में मुद्रित भाषा समृद्ध वातावरण यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। तो जो भी वस्तु है उसका नाम आगे लिख दिया जाए तो इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, यही विकल्प देखिए, यही जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। कक्षा कक्षे वस्तुनाम नामानि लिखित्वा तानि नामानि वस्तुतः नियोजनानि, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो भी वस्तुएं हैं कक्षा में उन वस्तुओं के नाम उस वस्तु पर चिपका दिया जाए। इससे बच्चा उस वस्तु का नाम पढ़ करके उस वस्तु से कोरिलेट कर पाएगा, क्योंकि चूंकि वह उसको मूर्त अवस्था में देख रहा है। एनसीएफ के अनुसार अगर बच्चा उसको अपने परिवेश में देखते हुए सीखता है तो वह अधिगम उसका अर्थपूर्ण होगा। अब बच्चे ने चूंकि वस्तु को भी देखा और उसको क्या बोला जाता है उसको भी उसने लिखा हुआ पढ़ लिया, तो इस कंडीशन में यह प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंशु इति नाम्नः द्वितीय कक्षायाः अध्यापकः स्वीकायां भाषा कक्षायां पश्यन्तु ज्ञापयन्तु च इति गतिविधि कतिपयानि वस्तुनि आनयति, यानी कि कहा यह जा रहा है कि अंशु जो कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका है, वह कुछ सामान कुछ ऑब्जेक्ट्स अपनी कक्षा में लाती हैं बच्चों को एक एक्टिविटी कराने के लिए जिसका नाम है शो एंड टेल, यानी कि देखो और बताओ। ठीक है, ये एक गतिविधि कराई जाती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण अधिगमे इमानी वस्तुनि केन नामना ज्ञायन्ते, यानी कि भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस प्रकार की वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों को मूर्त वस्तु दिखा करके उनको उस वस्तु के बारे में बताना, इसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। मूर्त अवस्था में वस्तुओं को दिखा करके, यानी सामान्य प्रदर्शयाणी वस्तुनि। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षकेण प्रारंभिक चरणे चित्रात्मक पुस्तक पठने ध्यानम दाद्वयम यतो ही, यानी कि कहा यह जा रहा है कि एज इनिशियल स्टेज पर, जो बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, उस स्टेज पर टीचर को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्चर्स होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। किताबों की जो पिक्चर्स होते हैं, चित्र होते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का जो चित्र होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कराना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर टीचरों को। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो चित्र होते हैं वह अपने आप में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को, मान लीजिए एक बिल्ली है और यहाँ पर दूध रखा हुआ है, तो इसको देख करके बच्चा खुद से ही अनुमान लगा लेगा कि बिल्ली जो है वो दूध पीना चाहती है और दूध जा करके पीने लगेगी। तो बच्चा उस चित्र को देख करके, ये पूरा एक सिचुएशन दिया गया है, बच्चा इसको देख करके क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। क्रिटिकल थिंकिंग जितना ज़्यादा बच्चा करेगा उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा। यही तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किया जाए। संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे में सोचने समझने की शक्ति को विकसित किया जाए, उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाया जाए। अब बच्चा जब चित्र को देखेगा, चित्र को स्टार्टिंग में क्यों किया जाता है? क्योंकि चित्र में बच्चे रुचि लेते हैं। मेन हमारा एम ये है। देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, रुचि का सिद्धांत, इसमें उन्होंने क्या बताया कि बच्चा जिस भी काम में रुचि लेगा उसे वो करने के लिए तत्पर रहेगा। यानी बच्चे का अगर रुचि जागृत हो गया अधिगम प्रक्रिया में, तो बच्चा सीखने के लिए स्वतः ही प्रेरित होने लगेगा। इसलिए जो चित्र होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि चित्र एक तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दूसरा बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं तो बच्चा खुद पढ़ने के लिए तत्पर होगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। चित्र दर्शनेन आनंदः जायते, यानी कि चित्र को देखने में बच्चों को आनंद मिलता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन केवल आनंद तक ये सीमित नहीं है। इंटरेस्ट जागृत होने के बाद से बच्चे तत्पर होंगे उसको पढ़ने के लिए, ये भी इसमें आगे होना चाहिए। ये केवल आधा काम कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। मैं स्टार लगा रहा हूं। दूसरा देखिए, शिक्षार्थिनः तादृशाणि चित्राणि चित्रयुतम प्रेयति, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो छात्र हैं उनको पिक्चर को ड्रॉ करने में ये मोटिवेट करता है। तो देखिए, चूंकि हम संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो संस्कृत के पेडागोजी से पूछा जाएगा। यहां पर चित्र बनाना वो अलग सब्जेक्ट का पार्ट है, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। चित्र जो है वो बच्चे के ड्राइंग में बच्चा चित्र बनाने के लिए मोटिवेट होगा। तो यहां पर ये ड्राइंग से संबंधित नहीं है, बल्कि संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, इदम शिक्षार्थिनः विभिन्न रंगानानाम ज्ञानम ददाति, यानी कि
इस प्रकार से बच्चे विभिन्न प्रकार के कलर्स के बारे में जानते हैं। तो कलर्स के बारे में जानकारी बच्चे को कला के सब्जेक्ट में बताया जाएगा, चित्रकला के सब्जेक्ट में बताया जाएगा, ना कि संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, इदम शिक्षार्थिनां चित्राणि अवबोधुम विश्लेषयुतम च सहायम भवति। विश्लेषयुतम का मतलब कि बच्चा विश्लेषण करने के लिए, इसी को तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि चित्र देख करके वो विभिन्न प्रकार के उसके एस्पेक्ट्स के बारे में चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, विश्लेषण करने लगता है और अपनी एक समझ को विकसित करता है इन चित्रों को देख करके। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि बच्चा, देखिए पहला वाला जो विकल्प था कि बच्चे सिर्फ उसमें रुचि ले रहे हैं, अब अगर बच्चा खुद से विश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बच्चा रुचि ले रहा है, इसलिए खुद से करने के लिए तत्पर है, यानी कि अब ये संकुचित हो गया और ये ऑप्शन नंबर 3 में पहले से इंक्लूडेड है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉड सेंस में और ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एका अध्यापिका बालानां कार्यम यथा लेखन प्रतिमानानि चित्राणि कथा इत्यादिनी पत्रावर्के स्थापयन्ति। यानी कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका जो है वो बालकों के कार्य को, जैसे कि उनके लेख को, इसके अलावा उनके चित्रों को, उनके कहानियों को इत्यादि को वो एक फाइल में तैयार करती हैं। ठीक है। सा तेसा मुपयोग आकलने अक्रोति, और इन फाइल का प्रयोग वो बच्चों के आकलन के लिए बाद में करती हैं। इदम अस्ति, यह क्या है? तो देखिए ये जो भी पक्ष की बात की जा रही है वो बच्चे के शैक्षणिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो जो भी इस प्रकार का फाइल जो कि बच्चे के शैक्षणिक पक्ष को इकट्ठा करने की बात करें वो हमेशा पोर्टफोलियो होता है और इसी से मिलता जुलता एनेक्डोटल होता है। तो देखिए जब भी बच्चे के व्यवहार की बात की जाएगी, ध्यान से सुनिए, जब भी बच्चे के व्यवहार की बात की जाएगी तो वहां पर उत्तर एनेक्डोटल होगा, लेकिन जब भी बच्चे के शैक्षणिक पक्ष की बात की जाएगी तो वहां पर उत्तर हमेशा पोर्टफोलियो होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधो अंकितेषु अभ्यासेषु भाषा शिक्षकेण कथम श्लाघनीयतम। यानी कहा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंग्वेज टीचर के रूप में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाला कौन सा विकल्प है एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। इदम सुनिश्चितम करणम यत विश्लेष रूपेण वांछित वर्गेभ्यः पृष्ठभूमितः आगमिष्यतः बालान भाषा कक्षायाम कठोरम कार्यम करणीयम। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो वांछित एक तरीके से ऐसे पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हैं जो कि अभावग्रस्त हैं, उनको कठोर कार्य देने की बात की जा रही है। जो कि वंचित वर्ग से आए हुए हैं उनको कठोर काम देने की बात की जा रही है। तो एक तो बच्चा अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ था और इस पर आप उसको और ज़्यादा कठिन काम देंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को पहले हल्का काम देकर के उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना है, क्योंकि अन्य सभी बच्चे उससे आगे हैं और वो बच्चा वंचित समूह से है जो कि अभी तक मुख्य धारा में नहीं शामिल हुआ था। तो बच्चे को पहले नॉर्मल करना होगा, वो तो वैसे ही डरा हुआ है और उसको और कठिन काम देकर के और ज़्यादा डरा देंगे आप, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यालय स्वकीय मातृभाषायाः प्रयोगम निवारणार्थम कठोरम नियम निर्माणम। यानी कहा यह जा रहा है कि इस प्रकार का एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया जाए जिससे वो बच्चा जो है जो कि वंचित समूह से है वो अपने मदर टंग का प्रयोग ना कर पाए। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ ये कहता है कि प्राइमरी स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 1 से 8 तक जहां तक संभव है वो बच्चे के मातृभाषा को आप उसको एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, और ये विकल्प कह रहा है कि उसकी मातृ टंग को रिस्ट्रिक्ट करने की, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये छात्राः आत्मविश्वास पूर्वकम आंग्ल भाषा भाष्यन्ते ते कक्षायाम आदर्श रूपेम दृश्यन्ते। यानी कहा यह जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश भाषा में बोल पाएँ, इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, रोल मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए आंग्ल भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का माध्यम मात्र है। अगर बच्चा वंचित समूह से आया है तो पहले हमें उसे नॉर्मल करना होगा, जबरदस्ती उस पर हम अंग्रेजी नहीं थोप सकते। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि केवल भोजपुरी बोल रहा है तो आप जबरदस्ती उससे अंग्रेजी थोड़ी बोलवाएंगे या फिर इस प्रकार के बच्चों को रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत थोड़ी करेंगे। इससे बच्चा और ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो जाएगा और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इदम सुनिश्चितम कार्यात यत तस्य कक्षायाः सर्वे शिक्षार्थिनः स्वीकृता। यानी कि हम यह
प्रयास करने की कोशिश करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे एज ए टीचर कि हमारी कक्षा में जितने भी छात्र हैं वह सभी स्वीकृत महसूस करें, यानी उन्हें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कक्षा में मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मुझे इग्नोर नहीं किया जा रहा है, मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, सभी बच्चे और सभी टीचर मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, आत्मसम्मान सम्मानिताश्च तास्व अनुभयेवुः कामं ते कस्यापि भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमितः समागतः स्युः, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चे एक्सेप्टेबल महसूस करें और अपने आप को वैल्यूड महसूस करें, और साथ ही साथ जो भाषा है या फिर जो उनका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो कोई भी मैटर नहीं करना चाहिए। वो किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हो, वो कितना ही पिछड़ा क्यों ना हो, वो कितना ही वंचित समूह से क्यों ना आया हो, वो पृष्ठभूमि उसके सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों को बिना इनकी पृष्ठभूमि के ध्यान में रखे सबको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए टीचर। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अधो अंकितेषु कतमम। अगला प्रश्न पूछा गया है अधो अंकितेषु कतमः ऊर्ध्वगामी उपागमे आधारितः अस्ति, यानी कि कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉटम अप अप्रोच पर बेस्ड है। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए दो अप्रोच होता है। पहला अप्रोच तो ये होता है कि आप टॉप टू बॉटम की तरफ चलें। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पूरा थीम आप समझ लीजिए, उसके बाद वाक्य की बात करेंगे, उसके बाद शब्दों की बात करेंगे, उसके बाद शब्दों के वर्णों की बात करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे, यानी सबसे पहले पूर्ण से अंश की ओर चला जा रहा है। पूर्ण क्या है कि पूरा उस लेख का थीम, और अंश क्या है सबसे छोटे पार्ट की तरफ बढ़ना, यानी पहले उस पूरे लेख का थीम, उसके बाद से वाक्य, थीम के बाद से पूरा अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद से उस अनुच्छेद का वाक्य, अनुच्छेद के वाक्य में से शब्द, शब्द में से वर्ण, ये सब कुछ टॉप टू बॉटम हो गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है ऊर्ध्वगामी उपागम, यानी कि बॉटम टू अप पूछा जा रहा है। बॉटम टू अप में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे कि टॉप टू बॉटम में हम ऊपर से नीचे चलते थे, तो बॉटम टू अप में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी कई भाषा से शुरुआत करेंगे, यानी कि वर्ण से, वर्ण से फिर शब्द जाएंगे, शब्द से फिर वाक्य पर जाएंगे, वाक्य से फिर अनुच्छेद पर जाएंगे, और अनुच्छेद के बाद से पूरा उसके लेख का थीम के बारे में बात करेंगे। यही विकल्प हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकः समग्र भाषा उपागमे ध्यानम केंद्रयति, यानी कि जो होल लैंग्वेज है उसको देखने के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो होल लैंग्वेज यानी कि पूर्ण की बात की जा रही है। तो पूर्ण से अंश ये हमारा क्या होता है? टॉप टू डाउन अप्रोच होता है या फिर टॉप टू बॉटम होता है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे बॉटम टू अप पूछा गया है। तीसरा देखिए, भाषायाः अर्थम अवबोधम शिक्षार्थी पूर्वा जित ज्ञान से उपयोगम करोति, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो हैं वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी थीम की बात की जा रही है। तो चूंकि थीम आ गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बॉटम टू अप अप्रोच में सबसे पहले भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि की बात होनी चाहिए, साउंड की बात होनी चाहिए। ठीक है, पहले विकल्प की बात करेंगे, कविता कथना माध्यमेन भाषा शिक्षण मारभेत अनंतरम अक्षर ज्ञान मारभेद, यानी कहा यह जा रहा है कि बच्चे जो हैं वह पोयम यानी कि कविता से स्टार्ट करते हुए कहानियों के माध्यम से और ये सभी सीखते हुए फिर अल्फ़ाबेट पर आ रहे हैं। देखिए, अक्षर ज्ञान जो है ये अंत में आ रहा है। इससे पहले बच्चा क्या सीखा? देखिए, कविता सीखा और कहानी सीखा, कथा सीखा। कविता और कहानी ये पूरा थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थीम से बच्चा अक्षर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ऊपर से नीचे यानी टॉप टू डाउन अप्रोच है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे बॉटम टू अप पूछा गया है। बॉटम टू अप पूछा गया। अब देखिए, बॉटम टू अप में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई साउंड की बात होगी। दूसरे विकल्प को ध्यान से देखिएगा, ध्वनि भी का मतलब ध्वनि यानी कि साउंड की बात की जा रही है। साउंड यानी ध्वनि के बाद से ध्वनि मिलकर के या फिर वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर के पद बनाते हैं, पद मिलकर के उपवाक्य बनाते हैं, उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, यानी देखिए, संदेश निष्कूटम, संदेश का मतलब पूरा थीम की बात की जा रही है, यानी कि वर्णों से शुरू करके शब्दों की तरफ, शब्दों को जोड़ करके फिर वाक्य बनाया गया, वाक्य को बना करके अनुच्छेद बनाया गया, और उसके बाद उसके थीम की बात की जा रही है। तो यही होता है बॉटम टू अप अप्रोच, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में।
अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।